हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक, आपके अपने न्यू भारत स्मार्ट ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग साइंस में बल एवं गति के नियम पढ़ेंगे। इसमें का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बल पढ़ें और गति के नियम भी पढ़े हैं, जिसमें दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। गति के प्रथम नियम और गति के द्वितीय नियम पढ़ चुके हैं। गति के प्रथम नियम को भी जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और गति का जो द्वितीय नियम है वो भी हम पढ़े हैं, जो F बराबर ma होता है। एक्चुअली में ये भी हम बताएं कि F बराबर ma ये कैसे निकला है। आइए हम लोग उसके आगे टॉपिक जो है उसको हम देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग यही पढ़े थे कि F बराबर, यही से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है, ये हम लोग जानते थे। गति के द्वितीय नियम से यही हम लोग निकाले थे कि F बराबर ma। इसको हम ये बोले कि MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और SI प्रणाली में जो होता है, SI पद्धति में जो होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। MKS में भी यही होता है, SI में भी यही होता है। और इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। आगे देखिए, इसको CGS प्रणाली में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग डाइन बोलते हैं, और हम लोग इसको ये भी हम कह सकते हैं कि एक डाइन। देखिए हम लोग फिर से एक बार, MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो SI पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन बोले या एक न्यूटन बोले, यही ना। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं या एक डाइन बोलते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक डाइन बराबर, इसको हम लोग कहेंगे किलोग्राम। ये जो ग्राम दिया इसको हम लिख सकते हैं कि 10⁻³ kg इंटू, इसको सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या एक डाइन बराबर ये भी हो सकता है 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक डाइन बराबर जो होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, न्यूटन को दिखा रहा है। तो 10⁻⁵ ये क्या हो जाएगा, न्यूटन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक डाइन बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर 10⁻⁵ न्यूटन, या बोल सकते हैं कि एक न्यूटन में 10⁻⁵ -9 एक न्यूटन बराबर 10⁻⁵
डाइन होता है। ये हमारा आंसर निकला। 1 न्यूटन में 10 पे पावर मान 5, 10 पे पावर 5 पर डाइन होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये पूरा आप लोग नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 पे पावर 5 डाइन होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, कुछ उदाहरण देख रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग, इसका जो कुछ प्रभाव है किस पर पड़ता है और ये कहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, हम इसके एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर ये हम बताए हैं न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है, ये बताया गया है। ये F बराबर m ए जो कहाँ से निकला है, हम ये लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये होता है F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर ये कहा जाए, देखिए कुछ इसके जो एग्जाम्पल है, जो इसके एप्लीकेशन है वो हम बता रहे हैं। ये कहा जाए कि यदि क्रिकेट खेलते समय गेंद को जब हम कैच करते हैं तो हम अपने हाथ को नीचे की ओर क्यों खींचते हैं? अपने हाथ को नीचे की ओर, कैच करते समय बॉल को हम अपने हाथ को नीचे की ओर क्यों खींचते हैं? इसलिए खींचा जाता है ताकि हमको चोट न लगे हाथ में बॉल से। और ऐसा क्यों होता है और ये किसके नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर है। चोट क्यों नहीं लगता है उसको हम चलो यहाँ से देख रहे हैं। इसमें जो होता है, ये गेंद है, ये मान लीजिए क्या गेंद है। यदि इस स्थान पर गेंद है, यदि ये गति में आ रहा है, मोशन करते हुए आ रहा है और ये हम यहाँ से इसको कैच करते, यहाँ से न पकड़ कर हम ये से खींचते हुए ला रहे हैं, तो जान जाइए इस समय इस गेंद का जो है, इस बॉल का जो है संवेग जो है कुछ होगा। मान लीजिए इसका संवेग जो प्रारंभिक संवेग था कुछ होगा, जो इनिशियल संवेग था, इनिशियल मोमेंट था, वो कुछ होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लास्ट का जो मोमेंट है, फाइनल मोमेंट है, ये हम कह रहे हैं कि जो हम जब हम हाथ में अपने गेंद को पकड़ लेंगे ऐसे खींच कर, तो उस समय बताइए कि इसका जो फाइनल मोमेंट है क्या होगा? 0 होगा। जब हम गेंद को जब हाथ में कैच कर ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, तो उस समय फाइनल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये बताइए क्या F क्या कम लगेगा? बल क्या होगा उस समय हमारे हाथ में कम लगेगा? तो आप लोगों को पता है कि इस गेंद को खींचते समय कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा होगा। टाइम का मतलब ये होगा कि जितना अधिक समय लगेगा, जितना अधिक समय लगेगा उतना क्या होगा उतना क्या होगा? बल कम लगेगा। इसलिए हमारे हाथ में चोट कम लगता है। इसका यही कारण है, इसलिए हमारे हाथ में चोट कम लगता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग इसको समझते चलिए। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं। चलिए आगे देख रहे हैं।
अगला देखिए आप लोग, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या होता है। चलिए देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को हम ये भी बोल सकते हैं कि यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही तात्क्षणिक बल लगाता है। इसी को क्या कहते हैं, गति का तृतीय नियम कहते हैं। मान लीजिए यदि ये कोई वॉल या कोई दीवार है, मान लीजिए ये, यदि हम इस पर एक गेंद से, इस पर यदि हम एक बॉल से हिट कर रहे हैं, यदि इस पर हम एक बॉल से क्या कर रहे हैं, इसको हम बल दे रहे हैं, तो ये जो बॉल है क्या यहीं पर रह जाएगा? ये बॉल यहीं पर रह जाएगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये वापस भी आएगा, वापस आएगा। ये बॉल फिक्स है कि वापस आएगा। क्लियर है? जितना बल से हम इसको, गेंद को वॉल पर, दीवार पर हम मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उतने ही बल से दीवार जो है गेंद को वापस भेज रहा है, वापस भेज रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहली वस्तु मान लीजिए ये, दूसरी वस्तु ये है। क्लियर है? तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगा। इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गति का तृतीय नियम। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए इसमें और कुछ एग्जाम्पल होते हैं, इसमें कुछ और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वो बता रहे हैं। देखिए यदि जब हम नाव से किनारे पर जाते हैं, जब, और नाव से जब हम आगे की ओर उतरते हैं किनारे पर, तो नाव क्या होती है उस टाइम, क्या होती है, पीछे की ओर जाती है। जब नाव से कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए नाव है, इस पर से यदि कोई व्यक्ति आगे की ओर क्या हो रहा है, वो उतर रहा है। यहाँ पर ये क्या है, ये वाटर है, इसमें नाव है। और जो कोई व्यक्ति है वो आगे की ओर, इधर की ओर क्या कर रहा है, ये इधर की ओर जब गति करेगा, ये इधर की ओर जाएगा कोई व्यक्ति, तो जानते हैं आप लोग कि उस टाइम क्या है, नाव किधर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। नाव किधर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। नाव की गति इधर हो जाएगी और व्यक्ति की गति इधर है। तो उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि जितने बल से ये व्यक्ति आगे की ओर जाता है, जितना बल लगाकर ये आगे की ओर जाता है, उतना बल क्या है, उतने बल, उसी बल के विपरीत जो है नाव भी अपनी ओर बल को आकर्षित करती है, कह सकते हैं। तो इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया हुआ। क्लियर है? इसमें भी अगर ये पूछा जाए आप लोगों से कि ये किस नियम पर आधारित है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग यही बताएंगे कि गति के तृतीय नियम पर आधारित है। इसका एग्जाम्पल यदि देगा, ये पूछेगा किस नियम पर आधारित, तो आप लोग क्या बताएंगे? गति के तृतीय नियम पर आधारित है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर
पर उतना ही तात्क्षणिक बल लगता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गति का तृतीय नियम, जिसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें एक एग्जांपल और दे सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब हम लोग किसी भी बंदूक से गोली को जब दागते हैं तो उस समय क्या होता है, किसी भी निशाने को यदि हम लोग दागें गोली से बंदूक के द्वारा, तो जब गोली आगे की ओर जाती है वो किसी वेग से, तो क्या होता है कि बंदूक की तरफ पीछे की ओर वो मोशन करने की चेष्टा करती है। जब बंदूक की गोली आगे की ओर मोशन करेगा तो जितना ही बल से वो गति कर रहा है उतने बल से बंदूक भी पीछे की ओर वो गति करता है। ठीक, इसमें भी किसका रूल है, क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन के गति का तृतीय नियम का। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो गया। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं अब। चलिए हम लोग अब कुछ इसमें जिस टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे थे, और इसके पीछे जो हम लोग इसका कुछ अगला पार्ट में पढ़े थे उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन हम लोग अब करने चल रहे हैं, ताकि हम लोग का जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और हम लोग इस पर जो क्वेश्चन करने चल रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए और उसका लाभ लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को देख रहे हैं। संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगे y बल के समानुपाती होती है। यह कथन किस नियम का है? क्वेश्चन ये दे रहे हैं, तो ये बताइए कि संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगे y बल के समानुपाती है। चलिए देख रहे हैं, क्या यह गति का प्रथम नियम है? गति का प्रथम नियम है? नहीं, गति का प्रथम नियम नहीं है, क्योंकि गति का जो प्रथम नियम था वो जड़त्व का नियम था कि यदि कोई वस्तु एक स्थान पर विरामावस्था में रहे तो वो विरामावस्था में रह जाए, यदि वह गति करे तो गति ही करती रहे जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगे, ये बताया गया था। और गति का जो द्वितीय नियम है, इसमें देखें संवेग की परिवर्तन की दर पिंड पर लगे वायु बल के समानुपाती, गति का द्वितीय नियम फॉलो कर रहा है। कौन सा है सही? गति का द्वितीय नियम है, गति का द्वितीय नियम है। ये बताया गया था संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है वो क्या होता है गति के द्वितीय नियम में, इस पर लगे गए बल के समानुपाती होता है, वायु बल के समानुपाती होता है। ये क्लियर है? गति का द्वितीय नियम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल कार्यरत है, वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो, तो 4 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिया कि यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल हो, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल हो, चलिए बल दिया F बराबर 3 न्यूटन, और यहाँ पर दिया है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है कितना दिया है? द्रव्यमान 50 kg दिया है। समय दिया है यहाँ पर 5 सेकंड दिया है, समय 5 सेकंड। तो वस्तु का वेग पूछ रहा है, v क्या कर रहा है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस एटी, u प्लस एटी होता है, u प्लस एटी होता है। तो इसमें देखिए v निकालने के लिए u प्लस एटी तो सही है। मान लीजिए कि एक वस्तु स्थिर था, उस पर जब हम 3 न्यूटन का बल लगाएंगे तभी वो मोशन करेगा, तभी गति करेगा। तो उस टाइम क्या वस्तु क्या था? स्थिर था। तो वस्तु जो विरामावस्था में था तो उस समय u बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ तो 0 हम रख लेंगे, लेकिन इसमें
टी दिया है तो टी भी निकाल लेंगे, यहाँ से 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्वरण जो ए दिया है वो इसमें कहीं नहीं है, तो हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, यम ए होता है, यह बराबर क्या होता है, यम ए होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 इसका वैल्यू है, 5 इसका, 50 इसका ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 50, 3/50 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, 3 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका v का वैल्यू निकालने के लिए u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस इसका a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/50 हो जाएगा, और t का वैल्यू कितना दिया 5 दिया है, t का वैल्यू कितना दिया 5 सेकंड दिया है। तो हम क्या करेंगे 0 प्लस 5 एकम 5 दा 50 कितना हो जाएगा 3/10, इसको हम बोलेंगे क्या v बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.3 कितना हो जाएगा मीटर केजी प्रति, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्या टाइम कितना दिया था, हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, और इस टाइम को आप लोग, ये 5 दिया है यहाँ पर, यहाँ 4 दिया है, इसी को आप लोग क्या बना लीजिए, इसी को आप लोग 5 बना लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 36 न्यूटन का कोई बल एक वस्तु में 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरी वस्तु में 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तु को एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलिए आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक, यम1 द्रव्यमान, इसका कितना द्रव्यमान मान लिए यम1 द्रव्यमान है, इस पर यदि 36 न्यूटन का बल लग रहा है, यह बराबर कितना है 36 न्यूटन, इस पर 36 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है। और एक वस्तु इसको मान लिए हम, एक वस्तु मान लिए ये है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इस पर जो बल लग रहा है वो 36 न्यूटन का है, और इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आप लोग ध्यान दीजिए फिर से एक बार, एक वस्तु जो है उसका द्रव्यमान m1 है, इस पर जो बल लग रहा है 36 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसमें जो बल लग रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जब वो गति करेगा तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और दूसरी वस्तु जो है जिसका द्रव्यमान m2 है, उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, और बल तो वही है 36 न्यूटन। यदि दोनों वस्तु को एक साथ बांध दी जाए, यदि दोनों वस्तु को एक साथ बांध दी जाए m1 और m2, तो इसमें जो बल उत्पन्न हो रहा है वही बल लगेगा, वही बल लगेगा ना, 36 न्यूटन का ही बल लगेगा, जो इसमें बल है तो वही है। लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे कि इसका जो द्रव्यमान वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यम बराबर कितना हो जाएगा यम बराबर क्या होता है, यम बाई ये 36 बटा कितना हो जाएगा 18, 2 किलोग्राम, और इसमें जो यम बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी m2 बराबर, यहाँ पे m1 है, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा 9, 9 चौको 36,
4 न्यूटन नहीं 4 केजी, कितना हो जाएगा 4 केजी का इसमें हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 है। इसमें जो है m1 का जो वैल्यू है 2 केजी और m2 का जो वैल्यू है 4 केजी आया। अब ये बताइए m1 और m2 यही है, तो इन दोनों को जब बांध दी जाए तो उस टाइम जो है त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ए बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या होता है F बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ से निकलेगा F कितना 36, m1 कितना ये बताइए, m1 कितना है 2, m2 कितना 4, कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 के 36, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है। कितना आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब दोनों वस्तु को एक में बांध दी जाए तो उस टाइम जो है त्वरण कितना उत्पन्न होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, अच्छी बात है। आप लोग इतना ध्यान देते रहिए कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेना है तो ले लीजिए। और हर एक पॉइंट को हम बोल रहे हैं बार बार कि अपनी नोटबुक पर नोट करते जाइए, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ बोला कि 300 ग्राम की एक खिलौना कार है जिस पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है जो कार, तो उसका संवेग फाइंड करना है, यहाँ पर संवेग निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि संवेग जो होता है P बराबर mv। तो ये भी हम लोग को पता है कि यहाँ पर ये जो यम दिया है, कितना दिया 300 ग्राम दिया है, तो 300 ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बटा 1000, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा कितना 0.3 kg। क्लियर है? अब देखिए यम कितना है 0.3 kg, और इसके बाद जो है v कितना है 10 है। इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर यही बना 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर बना। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, हो गया। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 केजी है 100 न्यूटन के बल से दौड़ता है, तो उसका त्वरण हमें निकालना है। आप जान रहे हैं कि F बराबर m में होता है, आपको पता है गति के द्वितीय नियम से। यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया है कितना दिया है 50 केजी, और जो बल दिया है 100, द्रव्यमान कितना 50, त्वरण हमें निकालना है और आराम से निकल जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 50, a का वैल्यू कितना है 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कितना बनेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर बनेगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
is the unit of किसका निम्न में से किसका मात्रक है? संवेग, गति, त्वरण, बल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसका मात्रक है? चलिए बता दीजिए किसका मात्रक है। यहाँ पर देखिए संवेग है, गति है, त्वरण है, बल है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं संवेग। संवेग का मात्रक है, किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है ये